नमस्कार। सीखने के कई माध्यम हैं। हम अपनी बातों से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं, लेकिन कैसे सीखें और कैसे सिखाएं ये जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अंत में जीवन का उद्देश्य इसे बेहतर तरीके से जीना है। अनुभव की इस कड़ी में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए समर्पित किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजेंद्र प्रसाद डोभाल जी। आप नवोदय विद्यालय समिति में सहायक आयुक्त के पद पर रह चुके हैं, नवोदय विद्यालय समिति से जुड़े हैं, इसके नेतृत्व संस्थान से जुड़े हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम जी। तो आज आपके जीवन के बारे में, आपके अनुभवों के बारे में जानेंगे और इस बातचीत से हमारे दर्शक भी ज़रूर कुछ ना कुछ अपने लिए बेहतर सीखेंगे। तो सबसे पहले आपकी शुरुआती शिक्षा के बारे में बात करते हैं, करियर के बारे में बात करते हैं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मसूरी से प्राप्त की है। वहीं से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है, वहीं से सेकेंडरी हुई है और वहीं से मैंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में चला गया, वहाँ पे लेक्चरर रहा जी। और उसके बाद 1988 में मैं डेपुटेशन पे नवोदय विद्यालय में आया। तो ये नवोदय विद्यालय उस समय की शिक्षा पॉलिसी जो थी 1985 की, उसके अंतर्गत आदर्श विद्यालय का प्रयोग भारत सरकार ने किया। तो उसमें कुछ लोग जो है शुरुआत में डेपुटेशन पे लिए जी। तो उनमें से एक मैं भी था और मेरे को पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली ज़िला महाराष्ट्र में मिली। तो वहाँ से मैंने अपना प्रिंसिपलशिप का कार्य जो है संभाला और उसके बाद मैं कर्नाटक भी गया, मैं हिमाचल भी गया, पंजाब भी गया, चंडीगढ़ में भी रहा और फाइनली मैं चंडीगढ़ से रिटायर हुआ। तो ये इस प्रकार से मेरी ये एजुकेशन की जर्नी रही है। बिल्कुल। और नवोदय विद्यालय को जिस तरह से आपने भी बताया कि शुरुआत में एक प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था और जो बाद में जो मॉडल बेहद सफल रहा और हर जिले में नवोदय स्कूल खोले जाने लगे। तो क्या अलग होता है नवोदय विद्यालय में और अन्य शिक्षण संस्थानों में, जो आपका अनुभव है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये जो नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई सन 85-86 के शिक्षण सत्र के अंतर्गत हुई थी जी। और जो 85 की हमारी शिक्षा नीति थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और HRD मिनिस्टर हमारे स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव जी थे जी। तो इन दोनों का ही ये प्रयोग है और ये दोनों विजनरी थे शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसे विद्यालय स्थापित करें जो न केवल शिक्षा प्रदान करें, वो उनमें संस्कार भी हों, उनमें जो है मूल्य भी हों, उनमें जो है बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जी। कि उसमें खेल कूद का भी हो, उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स भी हो, उसमें विजुअल आर्ट्स भी हो। तो इस प्रकार से दो विद्यालय उस सत्र में 85-86 के सत्र में प्रारंभ किए गए थे। एक तो जो है झज्जर हरियाणा में और एक अमरावती महाराष्ट्र में। तो ये प्रयोग बहुत सफल रहा, सभी ने सराहना की, यहाँ तक कि प्लानिंग कमीशन ने, हमारे जो बड़े बड़े शिक्षाविद उस समय के थे उन्होंने। तो ये बड़ा अच्छा रहा। और उसके बाद 86 के बाद फिर ये डिसाइड किया गया कि भारत के हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि एक आदर्श विद्यालय होगा, जो गुणवत्ता पर आधारित शिक्षा बच्चों को प्रदान करेगा। और इसकी खास विशेषता ये है कि 75% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, केवल 25% बच्चे शहरी क्षेत्र के होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है ये विद्यालय चलते रहे और आज पूरे देश में 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और हमारे सारे राज्यों में और सभी केंद्रीय प्रशासित प्रदेशों में है जी। और लोगों की, अभिभावकों की इच्छा भी होती है कि उनके बच्चे नवोदय विद्यालय में पढ़ें। लेकिन जब आप बात कह रहे थे अभी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की और संस्कारों की, तो इसका क्या मतलब हुआ? अभी जो बच्चे जिन स्कूलों में जा रहे हैं, तो शिक्षा, संस्कार, किताबें, ये कैसे अलग अलग हैं? हाँ, ये अलग इसलिए हैं कि जो नवोदय विद्यालय हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, एक तो ये पूर्णतया आवासीय विद्यालय हैं। तो बच्चों का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, वो जो आवासीय विद्यालय हैं
उनमें बहुत ज़्यादा उसके चांसेस हैं। अब जो आपके डे स्कूल हैं, बच्चा गया 2-2:30 बजे छुट्टी हो गई, तो उसको फिर वो चीज़ों में पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलता है। दूसरी बात, हम नवोदय को हमेशा कहते हैं कि नवोदय एक होम अवे फ्रॉम होम है जी। ये केवल स्कूल ही नहीं है, ये होम भी है, जहाँ पर कि प्रिंसिपल और टीचर्स उनके फॉस्टर पेरेंट्स हैं, नॉट रियल पेरेंट्स, उनके फॉस्टर पेरेंट्स हैं। तो उनकी देखभाल करते हैं, ये देखते हैं कि बच्चों में सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो है आए, उनमें मॉरल वैल्यूज़ आए, उनमें अच्छा कैरेक्टर जो है बढ़े, और वो साथ में खेल कूद प्रतियोगिताओं में, म्यूज़िक आदि में, डांस आदि में, सब में जो है भाग लें। तो ये हमारे नवोदय विद्यालयों के रेगुलर फीचर्स हैं, और स्कूलों में भी होता है जी। लेकिन शायद इस स्केल पे नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि आज जब हम शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और नई जो शिक्षा नीति आई थी उसका उद्देश्य भी यही था कि कहीं ना कहीं जो ये गैप्स हैं उनको भरा जाए। हाँ जी, हाँ। और आपने जैसे नवोदय नेतृत्व संस्थान भी हैं जहाँ पर इसी तरह के प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से हम जॉयफुल लर्निंग को लागू कर सकें। तो हमारे जो ये नवोदय नेतृत्व संस्थान हैं जी, तो इनमें हमारा जो मेन स्ट्रेस होता है टीचर ट्रेनिंग में, वो हम 3 बिंदुओं की ट्रेनिंग कराते हैं। और वो जो है ट्रेनिंग के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अच्छा। वो जो है महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। जी। नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। कोई भी ट्रेनिंग हो, उन तीनों में ये होते हैं। नॉलेज कि जो टीचर की ट्रेनिंग हो रही है, तो टीचर को ये बताया जाता है कि भाई आपको अपने सब्जेक्ट का पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, मतलब थॉरोली आप अपने सब्जेक्ट के मास्टर हों जी। क्योंकि पहले मास्टर कहते थे, तो मास्टर का मतलब यही है कि जिसकी मास्टरी हो, कहीं से भी सब्जेक्ट का वो हो। दूसरा ये है कि आपको उसकी जो है स्किल हो। अब आपको मास्टर तो हैं, आपको जो है पढ़ा तो दिया आपने, लेकिन आपको जो है सिखाना नहीं। नॉलेज है लेकिन आपके पास स्किल नहीं है कि हाउ टू टीच। जी, तो ये ट्रेनिंग दी जाती है नेतृत्व। और दूसरी बात यह है कि एक टीचर ऐसा भी हो सकता है कि उसको नॉलेज भी है, वो ये भी जानता है या जानती है कि कैसे पढ़ाना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पढ़ाना नहीं चाहते, इच्छा नहीं है, बिलोंगिंगनेस नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। तो हम साइमल्टेनियसली इन चीज़ों पे हमारा फोकस होता है कि किस तरह से टीचर का ज्ञान वर्धन हो। उसके लिए हम उनका कंटेंट एनरिचमेंट की भी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। क्योंकि अब फिजिक्स का है सपोज, तो कोई जरूरी नहीं है कि टीचर को हर कोई उसमें आता हो, आना तो चाहिए, लेकिन जो जिस एरिया में वो लैग करता है उसकी हम उसकी एनरिचमेंट कराते हैं, उसको इक्विप कराते हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स बुला के, अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन बुला के। फिर उनको ये भी बताते हैं कि आपने बच्चों के सामने डिसमिनेट कैसे करना है, बच्चों को सिखाना कैसे है, अपने लेसन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, अपने लेसन को जॉयफुल कैसे बनाना है। अब टीचर है तो अगर जो अभी आपने कहा कि रोट मेमोरी है, मोनोटोनस हो जाता है, वो तू पढ़ मेथड कहते हैं जी, वो तू पढ़ मेथड नहीं चलेगा। आज जो है इंटरएक्टिव होना चाहिए, नॉट ओनली कि टीचर एक्टिव है, लर्नर भी, स्टूडेंट्स भी एक्टिव हो। जी बिल्कुल, मतलब वहाँ पे लॉट ऑफ क्वेश्चनिंग हो, रिस्पॉन्डिंग हो, मोटिवेशनल वो हो, फैक्टर हो, टीचर के हाव भाव, उसका जेस्चर, पोस्चर, उसके आई कांटेक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज। जैसे हम कहते हैं कि 2 तरह की लैंग्वेज हम क्लास में यूज करते हैं, एक तो वर्बल है, जैसे मैं आप और मैं बात कर रहे हैं वर्बल, एक नॉन वर्बल होती है जी। अब जो है अच्छा जो टीचर है वो 60% नॉन वर्बल लैंग्वेज यूज करेगा और 40% वर्बल लैंग्वेज यूज करेगा। इससे क्या होगा, टीचर थकेगा भी नहीं और बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। तो ये चीज़ जो है आज थोड़ा कहीं ना कहीं मिस हो रही है कि एज अ टीचर हम बच्चों का अटेंशन इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं।
जी, जिसकी ये ट्रेनिंग्स आप लोग लगातार कराते हो और इसकी ज़रूरत भी होती है, जिससे मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं अंदर आता है जब इस तरह की ट्रेनिंग्स का हम हिस्सा बनते हैं, शामिल होते हैं। और आज एक चीज़ और है, जैसे आप जिस तरह से विद्यालयों से और पूरी शिक्षा पद्धति से जुड़े रहे हैं, आज माँ बाप भी बहुत स्ट्रेस लेते हैं अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर कि वो कहाँ पढ़ाएं, किस तरह के स्कूल में पढ़ाएं। कई बार अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चे की पढ़ाई पर ही खर्च कर रहे होते हैं, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये मैडम जो है एक मिथ है ये कि आपने किसी इलीट स्कूल में बच्चे को भेज दिया, किसी आजकल जो है सीबीएसई हैं तो दूसरे जो है इंटरनेशनल करिकुलम वाले, हम आईबी कहते हैं उसको, उसके भी स्कूल चल रहे हैं। अब आज पेरेंट्स का ये भावना हो गई है अनफॉर्चुनेटली कि जिस स्कूल का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आजकल एसी क्लासेस हैं, स्मार्ट क्लासरूम हैं, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट टीचिंग है, सब कुछ है, लेकिन क्या बच्चा कितना सीख रहा है जी? बच्चा कितना उसको सीख पाता है? तो पेरेंट्स का स्ट्रेस का कारण यही है कि वो लोड जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट पे आ रहा है। जो आप डे स्कूल और रेजिडेंशियल की बात कर रहे थे ना, कि रेजिडेंशियल स्कूल का कोई भी लोड पेरेंट पे नहीं है। आप महीने में 2 महीने में बच्चे को मिल के आइए, उसकी कुशल खेम पूछिए, उसका हेल्थ स्टेटस जानिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने से, बाकी आपने कुछ नहीं कराना है। यहाँ पे तो वो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दे देंगे, बहुत सारे असाइनमेंट्स दे देंगे, डिबेट के लिए दे देंगे, डिक्लेमेशन के लिए दे देंगे, अल्टीमेटली तैयारी आपने करानी है जी। तो ये फ़र्क है आवासीय शिक्षा में और जो ये डे स्कूल वाली शिक्षा है जी। दूसरी बात इसमें यह है कि हमारी जो फिलॉसफी है नवोदय में, और केवल नवोदय में नहीं, बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कूल हैं, सैनिक स्कूल हैं, रेजिडेंशियल स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, मिलिट्री स्कूल हैं, बहुत सारे हैं। आजकल तो अभी ये आदर्श विद्यालय हैं, ये आवासीय विद्यालय की योजना भी चली है जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में राजीव नवोदय विद्यालय हैं, वो भी एक्सक्लूसिवली आवासीय हैं। तो उनमें और इन स्कूलों में बहुत फ़र्क है। हमारे ये स्कूल उतने हाई फाई ना हो, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्टैंडर्ड ना हो, लेकिन इनकी जो क्वालिटी टीचिंग है वो नंबर 1 है, वो सबसे बढ़िया है देश में। और इनका जो डिसिप्लिन है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो और जगह कंप्लीटली डिटेरियोरेट हो रही हैं आजकल, इसीलिए पेरेंट्स स्ट्रेस भी हैं और पेरेंट्स ओवरबर्डन भी। और प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, हमारी नीट की परीक्षा है, जेईई है, तो यहाँ पर जब रिजल्ट की बात आती है तो कैसे देखते हैं? तो आप ये देखें कि ये जो नीट की है, जेईई की है, या और जितनी भी प्रतियोगी वाली परीक्षाएं हैं, इन सब की तैयारी जो है पेरेंट्स करवाते हैं। अब आप ये देखें कि राजस्थान का कोटा शहर है, इतने वहाँ पे कोचिंग सेंटर बन गए हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा, कितने बच्चे वहाँ सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि सारे ब्राइट बच्चे जाते हैं और वहाँ पे तो ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइट आ जाते हैं। तो बच्चा जब ये देखता है कि मैं इनके साथ कोप अप नहीं कर पाता हूँ और मैं शायद ही नीट क्वालिफाई करूँगा या जेईई क्वालिफाई करूँगा, और वो टेंडर एज होती है 17-18 साल की, ऐसी टेंडर एज होती है कि बच्चा कोई डिसीजन ऐसा नहीं ले सकता, तो अल्टीमेटली उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है और इसीलिए ये सुसाइड इतने सारे होते हैं। जो हमारा आवासीय विद्यालयों में है, हम खुद उनकी तैयारी कराते हैं। हम अलाउ नहीं करते किसी कोचिंग सेंटर को या किसी कोच को वहाँ आने के लिए। हमारे टीचर वो उनके कोच भी हैं, वो उनके टीचर भी हैं, वो उनके गाइड भी हैं, वो उनके गार्जियन भी हैं, वो उनके पेरेंट्स भी हैं। तो सामान्य स्कूल में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो टीचर होगा वो टीचर ही होगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत जो है उसका मेंटर हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं बात कर सकते हैं कि बच्चे ये करो, कैरियर काउंसलिंग दी जा सकती है, लेकिन जो ओवरऑल इतना बड़ा जो रोल है कि गार्जियन का है, पेरेंट का है, सुपरवाइज़र का है, मेंटर का है, गाइड का है, फिलोसफर का है, ये हमारे आवासीय विद्यालय के टीचर ही कर सकते हैं। हमारी बेसिक फिलॉसफी है, मैं हमेशा उसको एक लाइन में कहता हूँ कि हमारी बेसिक फिलॉसफी आवासीय विद्यालयों की ये है कि टू कीप द चिल्ड्रन गेनफुली बिजी, उनको गेनफुली हमने बिजी रखना है। और अगर हम उन्हें बिजी नहीं रखेंगे
तो वो हमें बिजी रखेंगे। जी। हॉस्टल में न्यूसेंस करेंगे, कुछ इनडिसिप्लिन करेंगे। ये इसलिए होता है कि बच्चे गेनफुली बिजी नहीं है। तो कुछ रचनात्मक हाँ, कार्यों तो में रचनात्मक उन्हें व्यस्त जैसे रखा जाए। हम उनको जो है कर दे कि हाँ भाई ठीक है, कल जो है ये ऐसे कंपटीशन होगा, ये क्विज कंपटीशन होगा, ये पेंटिंग कंपटीशन होगा, जी। ये इंटर हाउस डांस कंपटीशन होगा, या जो है सोलो सॉन्ग होगा, ग्रुप सॉन्ग होगा। तो इस तरह से उनको बिजी रहते हैं। इसके अलावा गेम्स स्पोर्ट्स की जितनी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ हैं, जी। अब यहाँ पे तो अब स्कूल का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन पे असेंबली कराने की जगह नहीं है, जी। कि जहाँ जो है 400-500 बच्चे खड़े हो सकें। तो वहाँ पे जो है क्या होगा, वहाँ पे गेम्स और स्पोर्ट्स का तो कुछ स्कोप हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हाँ, ये बच्चे के रचनात्मक विकास के लिए भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप अगर अपने पूरे करियर को आप देखें, जी। आप किन चीज़ों पे आपने ज़्यादा जोर दिया है? क्या आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है एक विद्यार्थी के लिए भी और एक शिक्षक के लिए भी, जिसे सीखना सिखाना चाहिए? मैं जो है ऐसा है कि मैं अपने 40 साल के इस अध्ययन अध्यापन के कार्यकाल में जी। टीचर बहुत कम रहा हूँ। जी। 9-10 साल रहा हूँ मैं टीचर। उसके बाद मैं प्रिंसिपल बन गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। जी। अब जो एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको स्ट्रिक्ट होना है। अब जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज़ द फादरली फिगर। जी। आप जो है केवल जो है टीचर तो बच्चों के गार्जियन होंगे, प्रिंसिपल है आप जो है टीचर्स के भी गार्जियन हैं। आपने उनका वेलफेयर भी देखना है, आपने उनके टीचिंग लर्निंग भी देखनी है, आपने उनकी क्लास सुपरवाइज भी करनी है। तो प्रिंसिपल का जो नवोदय स्कूलों में या आवासीय विद्यालयों में है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। जी। बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। हम कहते हैं कि वी आर 24 आवर्स ऑन आवर टू। फिर दूसरा मैं जो है इसमें आ गया प्रशिक्षण में, जी। जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, नवोदय नेतृत्व संस्थान। जी। तो हमारे अपने हैं, और हमारे जो ट्रेनिंग पॉलिसी ये है कि हर टीचर को, जितने भी टीचर हैं हमारे पूरे इंडिया में, एक साल में 3 जो है ट्रेनिंग जरूरी है। अच्छा। जो हम कराएंगे। बाकी कुछ सीबीएसई कराती है, एनसीईआरटी कराती है, वो अलग है। अच्छा। तो हर टीचर को 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे अटेंड करने होते हैं। जी। ओरिएंटेशन कोर्स होता है, इंडक्शन कोर्स होता है, वर्कशॉप्स होती हैं, सिंपोजियम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो बहुत सारी हमारी पूरे साल भर ट्रेनिंग चलती रहती है। और हमारा जो ये प्रशिक्षण है, ये केवल टीचर और प्रिंसिपल तक ही सीमित नहीं है। हम जो है अपने सारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं। अच्छा। कि जैसे हमारे क्लरिकल वाले अकाउंटेंट हैं, हाँ। तो उनको अकाउंटिंग की, ऑडिटिंग की, फाइनेंस की सब ट्रेनिंग दी जाती है। जी। हमारे बहुत बड़ा मेस होता है जहाँ 15-20 लोग काम करते हैं, तो उनको भी जो है ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने कैसे जो है हाइजीनिक फूड, बैलेंस्ड डाइट स्टूडेंट्स को सर्व करनी है, ताकि उनको किसी भी प्रकार के हेल्थ इशू ना हो, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। जी। तो हर कर्मचारी जो विद्यालय से जो जुड़ा हुआ टॉप है, टू बॉटम उनकी ट्रेनिंग होती है। और साथ में हम लोगों की भी जो प्रिंसिपल हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी भी हायर लेवल पे ट्रेनिंग होती है। हम लोगों को बाहर भेजा जाता है, नेपाल में भेज दिया, ISTM में भेज दिया, IIM में भेज दिया। तो मैं काफ़ी ट्रेनिंग करके आया हूँ। अच्छा। IIM में भी गए हैं, ISTM में गए हैं, नेपाल में गए हैं। तो बहुत सारे ट्रेनिंग वो है ना। तो ये हमारा आवासीय विद्यालयों का एक रेगुलर फीचर है, और शायद इसीलिए आज पूरे देश में हमारे रिजल्ट्स जो है बेस्ट हैं, नॉट ओनली क्वांटिटी बट क्वालिटी ऑल्सो। जी। आप कभी भी कोई भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर हैं। और आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी काम करते रहे हैं, आप ऐसे स्पीचेस देते हैं। तो किस तरह का मोटिवेशन आप करते हैं, किन पर्सनालिटी के किन एस्पेक्ट्स पर काम करते हैं? ऐसा है कि मेरा जो विशेष एरिया है वो तो अध्ययन अध्यापन का ही है, टीचिंग लर्निंग। जी। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कैसे पढ़ाया जाए, लेकिन उससे ऊपर कैसे सिखाया जाए। पढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिखाना है। तो ये हैं। लेकिन जो अन्य क्षेत्र हैं मेरे, कि मैं मोटिवेशन पे भी बोलता हूँ, तो हम उसमें बात करते हैं कि भाई टीचर जो है मोटिवेटेड होना चाहिए। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं, आप स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं कर सकते। अब टीचर खुद तो डिमोटिवेटेड है, जी।
तो वो क्या मोटिवेट करेगा और students इसके को? साथ ही आप जो स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसी हाँ जी, चीज़ों हाँ, पर, हाँ, टाइम मैनेजमेंट, हाँ, जो आज के समय की एक बड़ी हाँ, प्रॉब्लम बन हाँ, गए हैं, जी। इन पर भी काम करते अब रहे, ये बोलते जैसे रहे ये हैं। है ना कि आज जो है खासकर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब ये टीचर्स कहते हैं जी। कि हम ओवरबर्डन हो गए हैं। तो ओवरबर्डन हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल जो है ऊपर आ जाएगा। अब वो जो है बर्डन ये शेयर हो गया तो पेरेंट्स के ऊपर आ गया, तो वो भी स्ट्रेस्ड हैं। तो हम उस पे भी जो है वर्कशॉप कराते हैं कि कैसे अपने स्ट्रेस लेवल को आपने कंट्रोल में रखना है। तो उसके कुछ इनपुट्स हैं, कुछ बैटरी होती है उसकी जी। जो उनको दी जाती है, उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, तो ये सारे वो होते हैं। तो मतलब और- उनसे बातचीत की जाती है, उनके स्ट्रेस नहीं को नहीं समझने बातचीत की नहीं हुआ, कोशिश मतलब प्रोफेशनल्स को भी बुलाते हैं, अच्छा। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं जो उनको भी बुलाते हैं, जिन्होंने इस एरिया में रिसर्च की है, जिन्होंने केस स्टडीज कंडक्ट किए हैं, उनकी भी करते हैं। लेकिन हमारे लेवल पे उनका काफ़ी तनाव जो है दूर हो जाता है, उनको मोटिवेट करके, जी। है ना, उनका एटीट्यूडनल डेवलपमेंट करके। तो नेचुरली अगर जो है उनको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ हम अपने प्रशिक्षण में ला सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ऐसे आपने बात करी टाइम मैनेजमेंट की, बिल्कुल। तो ये आज एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है, और एजुकेशन में भी। अब ना टीचर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये सारा मिसमैनेजमेंट है। जी। टाइम इज लिमिटेड, टाइम इज गॉड्स गिफ्ट एंड इट इज फ्री गिफ्ट। तो जो हमारे डिस्पोजल पे टाइम है वो जो है वो लिमिटेड है। अब बच्चे ने एग्जाम देना 3 घंटे का टाइम लिमिटेड है। जी। अब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। कौन से क्वेश्चन? सीबीएसई में आखिरी 3 क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा, जो 5-5 नंबर के होते हैं। जी। अब जिस बच्चे को पास होने की भी इतनी वो नहीं है, वो 3 क्वेश्चन छोड़ के आ गया, तो फिर तो भगवान ही मालिक है उसका। जी। जी। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बच्चे को शायद क्लास में टीचर ने और घर पे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया है कि बेटे आपने अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना है। अब जैसे मैं टीचर ट्रेनिंग में बताता हूँ कि द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज लर्निंग बाय राइटिंग। अच्छा। लर्निंग बाय जी। राइटिंग। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं लर्निंग बाय प्लेइंग। वो खेल खेल ही में सीख जाते हैं। इसीलिए बहुत सारी खेल की सामग्री वगैरह रखी रहती है, टॉयज होते हैं, अनेक प्रकार के गेम्स होते हैं नर्सरी में, प्ले स्कूल में। हाँ। ऐसे ऊपर के लेवल पे मैं कहता हूँ, सेकेंडरी लेवल पे, यहाँ तक कि हायर लेवल पे लर्निंग बाय राइटिंग। अगर आप अच्छा लर्न कर सकते हैं तो गो ऑन राइटिंग, गो ऑन राइटिंग, गो ऑन राइटिंग। इसका क्या होगा कि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन इम्प्रूव होगा, आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, आपकी स्पेलिंग इम्प्रूव होंगे, और जो आप क्वेश्चन छोड़ते हैं ना, वो इसीलिए छोड़ते हैं कि आपको आता है। हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं बाहर, अच्छा। कि बेटे कैसे किया है, कि सर बहुत अच्छा नहीं हुआ। क्यों? पेपर टफ था? कि नहीं, टफ तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चन छूट गए। क्वेश्चन क्यों छूट गए? कि साफ टाइम नहीं था। जी। हियर कम्स द टाइम मैनेजमेंट। शायद स्कूल में भी उसको पूरे इनपुट्स नहीं दिए गए, और जो डे स्कूल की बात कर रहे हैं उसमें जो है पेरेंट्स नहीं दिए हों। या तो मैं अपनी गलती मानता हूँ कि एज अ प्रिंसिपल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल अगर बच्चा टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा है, टीचर मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो वो एज अ प्रिंसिपल, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरी गलती है, मेरी फॉल्ट है, और मैंने भी उसको ट्रेनिंग दी है तब भी नहीं कर पा रहा है, तो ये हम एक्सेप्ट करते तो हैं। वो एक मोटिवेशन का फैक्टर भी है। और ये टाइम मैनेजमेंट तो मैं कहूँगी एग्जाम के पेपर से लेकर अपनी रोज की दिनचर्या को, टाइम को मैनेज करना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने किताबें भी लिखी हैं, तो आपकी किताबों के विषय क्या रहे हैं? मेरा जो है किताबों का विषय वैसे ये पेडागोजी है जी, टीचिंग लर्निंग वाली जी। तो मैंने जो सबसे पहली किताब लिखी है वो मैंने लिखी है गाइड टू इफेक्टिव टीचिंग। अच्छा। तो ये ऑनलाइन बहुत जो है ये किताब चल रही है। 100 कॉपियाँ जो है IIT हैदराबाद ने जो है इसको प्रोक्योर किया है। अच्छा। वहाँ के डायरेक्टर ने मुझे कहा है कि मैंने हर फैकल्टी के लिए ये कंपलसरी बना दी है। जी। फिर मैंने एक किताब लिखी है, जैसे अभी प्रिंसिपल की बात हो रही थी कि प्रिंसिपल विद प्रिंसिपल्स, PAL विद PLE। हम प्रिंसिपल तो हैं जी, पर हमारे PLE नहीं है। PLE मीन्स हमारे जो
सिद्धांत होने चाहिए एज अ जी, प्रिंसिपल, जी, कि मेरे एज अ प्रिंसिपल मेरे में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल। मेरे पे मैच्योरिटी होनी चाहिए, मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो मैंने उन सारे तो प्रिंसिपल्स को आपने जो किताबें लिखी हैं वो शिक्षण से ही हाँ, जुड़ी हुई शिक्षण से। व्यवस्थाओं पर जी, लिखी हैं, बिल्कुल। और आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के आखिर में हमारे दर्शकों को, और ख़ासतौर पर युवा दर्शकों को, शिक्षकों को, कि किस तरह से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाए, मज़ेदार बनाए? मैं अपने शिक्षक बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आप जब क्लास में बच्चों को पढ़ाते हो तो आप केवल पढ़ाने का ही ध्यान न रखें, आपको इस चीज़ ही में नहीं खुश होना चाहिए जो मैंने पहले कहा था कि मैंने पढ़ा लिया, मैंने जो डायरी में लिखा था, लेसन प्लान हम कहते हैं जी। वो मैंने बता दिया, प्रिंसिपल साहब ने चेक कर दिया, उन्होंने ओके कर दिया। तो आपका काम वहीं तक कन्फाइन नहीं होना चाहिए। आपने जो है आखिरी 10 मिनट जो है रिकैप्चुलेशन के लिए रखने हैं, जी, कि आपने बच्चों से पूछना है कि हाँ कितना आपने सीखा है। जी, तो आप कैसे जानेंगे ये? आप कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे बच्चे से। तो अगर बच्चा उन रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपने पढ़ाया है उसी में से, जी, तो अगर बच्चे जो है उसका उत्तर देने में सक्षम हैं तो इसका मतलब बच्चे ने कुछ सीखा है। बिल्कुल। और बच्चे अगर वो कीप क्वाइट रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने जी। कुछ सीखा नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो हम शिक्षक सिखा रहा है हाँ। वो खुद को भी चेक करे कि जो उसने सिखाया है बच्चे ने सीखा या नहीं। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ ये जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो कैसे शिक्षा को, शिक्षण को, पढ़ने पढ़ाने को रोचक बनाए, इसे किताबी ज्ञान भी जरूरी है और इसे व्यवहारिक ज्ञान के साथ भी जोड़े, खेल खेल में पढ़ना सीखे, ये सब बहुत ज़रूरी है, जिस पर हमने बात की राजेंद्र प्रसाद जी से और उनके अनुभवों को जाना। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।